ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षपाल की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है। ये बात उस समय की है जब मैं आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक रात करीब 3 बजे होंगे। बाहर चारों ओर अंधकार का साया था। सड़क पर लगा लाइट का खंभा बीच बीच में जल उठता था। सड़क सुनसान थी और कभी कभी कोई कार सन्नाटे को चीरती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरा सहपाठी वरुण सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया, तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर वरुण के पास आया। वरुण, वरुण, जल्दी उठ और बाहर देख। क्या हुआ? जरा बाहर तो चलकर देख। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा मालाएं पहन रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वरुण को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वो एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है, इसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी वरुण नहीं माना। इतने में वहां और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। वरुण बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई दी। वो चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम के अंदर खून पड़ा था। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। बाहर वरुण लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहां खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वो लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, रागिनी। मैं नीचे गया। मैंने वरुण के हाथों से वही लॉकेट देखा। मैंने लॉकेट लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका देह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे भी खतरा है। जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा, रागिनी मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। अब आप ही मुझे उससे बचा सकते हैं। बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था। इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पिछले कुछ दिनों के सारे अखबार देख डाले, पर मुझे कुछ न मिला। परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, मुझे नीचे गिरा एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया, तभी मुझे रागिनी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और रागिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित दीनानाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे दीनानाथ जी भी चल बसे। क्या आप जानते हैं कि रागिनी कहाँ गई? बेटा, वो रोज कॉलेज जाया करती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। क्या पता कहाँ गई। तो आप लोगों ने उसकी खोज की?
बेटा, अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनानाथ देह त्यागने से पहले हर जगह फिरा, किंतु उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं रागिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम तलाशी ले सकते हो। और ये कहकर उन्होंने मुझे रागिनी के घर की चाबी दे दी। मैं रागिनी के घर गया। जब मैं रागिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज़ देखी, वहाँ मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। रागिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहाँ रास्ते में एक दुपट्टा देखा। सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की ही महक आ रही थी जो मैंने रागिनी के कमरे में एहसास किया था। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहाँ का नज़ारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे रागिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहां देखा, जिसकी लाश मैंने और वरुण ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि रागिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहां से कुछ दूर चला ही था कि वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उस दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को खोलने की चेष्टा की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा, तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वो मेरे शिष्य कालीनाथ की गुफा है। वो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वो अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया। उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी। एक कुंवारी लड़की की बलि। वो लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वो नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वत्स, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब रागिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ ने उसे पकड़कर गुफा में कैद कर दिया। वो लड़की चिल्लाती रही, परंतु पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने रागिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की।
बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो भी इस लॉकेट को धारण करेगा वो संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, ये शक्तियां तुम पर हावी न होनी पाए। इस लॉकेट की वजह से रागिनी ने तांत्रिक को मारा। रागिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वो इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं वरुण की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट वरुण के हाथ में ही था। रागिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? बेटा, रागिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। रागिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को तभी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उसे मारा जा सकता है। तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि पूर्णिमा की रात कब है? बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन रागिनी के हाथों में थी। रागिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। वो तांत्रिक को नोच नोच कर खा रही थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपने बाइक ली और भागने लगा। रागिनी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए थे और मेरे बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पे चढ़ गई। मेरे दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर में खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से करा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थी। वो पूरी स्पीड से मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर रागिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर रागिनी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था। ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज़ के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और रागिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। अर्जुन और सागर दोनों शहर के एक पीजी में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही गांव से भी थे। वो कभी कभी पीजी से अपने गांव जाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बाइक का इस्तेमाल ही करते थे। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और दोनों घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका गांव 60 किलोमीटर की दूर पर था। शाम हो चुकी थी। दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे।
निकलते ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया और वो पंचर लगवाने के लिए चल गए। पहले से ही शाम हो चुकी थी और पंचर सही कराते कराते उन्हें 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। रात हो गई थी और उन्हें उसी रात अपने गांव जाने के लिए निकलना पड़ा। दोनों जा रहे थे। सागर बाइक चला रहा था। आसपास कहीं खेत थे तो कहीं पेड़ थे। तभी एक जगह सागर ने बाइक रोक दी जहां साइड से एक छोटी सड़क जा रही थी। यार ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी पहुंचेंगे। तू रहने दे शॉर्टकट, रात का वक्त है, हम रिस्क नहीं ले सकते यार। जो रास्ता सेफ है और हमें पता है उसी रास्ते से तू चल, रात को कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं। अरे मैं गया हूँ इस रास्ते से पहले भी, बिल्कुल सेफ है, चिंता मत कर। तू गया है ना पक्का? हाँ हाँ। तभी सागर उस रास्ते पर बाइक ले गया। 15 मिनट बाद अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और उनके दाईं तरफ एक शमशान घाट था। सागर बार बार बाइक को किक लगाता रहा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्जुन काफी डर रहा था। अब क्या हो गया अचानक बाइक को? यार ये बाइक कहाँ आकर रुकी है? यहाँ तो शमशान घाट है। किक लगा रहा हूँ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुझे पता था जब ये शमशान घाट है तो तू इस रास्ते से क्यों आया था? यार मैंने झूठ बोला था, मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया। तभी अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया और सागर के कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। यार जल्दी चल, जल्दी चल। अरे कैसे चलूं? बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है। तुझे क्या हो गया अचानक से? मुझे शमशान घाट में कुछ दिख रहा है यार। कैसे पागलों वाली बातें करता है तू? ना मजाक नहीं कर रहा, तो चलना यार, वहाँ पर सच में कोई है। सागर शमशान घाट की तरफ देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद सागर जानबूझकर उसे डरा रहा है। ए, तू मुझे क्यों बुद्धू बना रहा है? मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन को सच में वहाँ एक परछाई दिख रही थी। अंधेरा होने के कारण केवल एक काली आकृति ही दिखाई दे रही थी पर सागर उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ऐसा कर, तू बाइक को थोड़ा धक्का दे, शायद धक्का देने से स्टार्ट हो जाए। अर्जुन जल्दी से बाइक से उतर जाता है और बाइक को धक्का देता है। थोड़ी आगे जाने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक अर्जुन वहां गिर जाता है और पीछे खिसकता जाता है जैसे कोई उसे पैर से पकड़कर पीछे ले जा रहा था। अर्जुन चीखें मारता हुआ पीछे जाता है। सागर बाइक को रोकता है और अर्जुन के पीछे पीछे भाग कर जाता है। सागर उसको पकड़ने के लिए भागता रहता है और अर्जुन वापस शमशान घाट के सामने आकर रुक जाता है। सागर भी ये देखकर डर जाता है। अब सागर और अर्जुन दोनों फिर से शमशान घाट के सामने खड़े थे। वह देखते हैं कि शमशान घाट में अंधेरे में उन्हें कई काली आकृतियां दिखाई दे रही है। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। उनके पसीने छूट रहे थे। वह भागकर बाइक की तरफ जाते हैं। तभी उनके पीछे एक भयानक सा आदमी आकर अर्जुन पर कूद जाता है और अर्जुन वहीं गिर जाता है। अर्जुन चिल्लाता है और वो आदमी उसके सीने पर नाखून मारने लगता है। सागर उस आदमी को पैर मार मार कर दूर कर देता है। ना जाने वो आदमी था या भूत, लेकिन वो दिखने में काफी डरावना था। अर्जुन और सागर बाइक तक पहुंचते हैं और सागर बहुत तेज बाइक चलाता है और शीशे में देखता है कि वो आदमी बहुत तेजी से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। वो आदमी चिल्ला रहा था, रुक जाओ वरना मारे जाओगे, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। सागर पूरी स्पीड से बाइक चलाता है और आखिर वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत डर के मारे बहुत खराब थी। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आधे घंटे में ही दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। सागर अर्जुन को उसके घर छोड़ देता है। अर्जुन के घर से 5 मिनट की दूरी पर ही सागर का भी घर था। 2 दिन बाद सागर को अर्जुन की मम्मी का फोन आता है और सागर फोन उठाता है। अर्जुन की माँ काफी परेशान थी और रो रही थी। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा अर्जुन को क्या हुआ है? जब से आया है अपने कमरे में ही बैठा है। आंटी कुछ नहीं हुआ, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह ऐसा बैठा होगा। नहीं, ये उसकी तबीयत की बात नहीं है। वो बस अकेले कुछ अजीब सा बोलता रहता है। ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तुम आकर उससे बात तो करो। सागर घबरा गया और वो अर्जुन से मिलने उसके घर जाता है। अर्जुन अपने गर्दन झुकाकर बैठा था और आगे पीछे हिल रहा था और लगातार कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन क्या हुआ तुझे? आंटी बोल रहे हैं तू कुछ खा पी नहीं रहा। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता तो सागर उसके कंधे पर हाथ रखता है
और फिर से उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। अर्जुन अचानक से अपनी गर्दन ऊपर करता है और बहुत गुस्से से उसे देखता है। उसकी आंखें पूरी काली थी। हाथ मत लगा मुझे। सागर उसे देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि सागर समझ चुका था कि ये अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज भी ऐसी थी मानो 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हो। फिर अर्जुन खड़ा होकर एक कुर्सी को उठाकर दीवार की तरफ फेंक कर तोड़ देता है और एक कुर्सी को लेकर उस पर बैठ जाता है और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लेता है। फिर वहां उसकी माँ आती है। अर्जुन बेटा, खाना तो खा ले। तुमने कुछ भी नहीं खाया है जब से तुम आए हो। वो अपनी माँ को नहीं देखता और अपनी माँ की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ ही मुंह करके बैठा रहता है और अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? बुढ़िया, क्या अर्जुन अर्जुन लगा रखी है? मैं अर्जुन नहीं हूँ। ये तेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं इसे मेरी जगह ले जाऊंगा, शमशान घाट में, जहाँ मैं रहता हूँ। अर्जुन की माँ ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो रोने लग जाती है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। सागर और अर्जुन की मम्मी कमरे से बाहर चले जाते हैं और आखिरकार सागर अब अर्जुन की मम्मी को पिछली रात की सारी बात बता ही देता है। अर्जुन की मम्मी ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास रखती थी। वो समझ गई थी कि शमशान घाट से ही किसी आत्मा ने अर्जुन के शरीर में कब्जा कर लिया है और अब वो वही आत्मा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपने काबू में किए हुए है। तभी उन दोनों को अर्जुन के कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई दीवार पर कोई चीज मार रहा हो। वो दोनों अर्जुन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बार बार अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। अर्जुन की माँ और सागर उसे पकड़कर रोकते हैं, लेकिन उसमें काफी ताकत थी। वो उन दोनों को धकेल रहा था, जिससे सागर पीछे जाकर गिरता है, पर वो फिर से वापस खड़ा होकर अर्जुन को रोकने लगता है। अर्जुन की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अजीब से मंत्र बोल रहा था और लगातार जोर जोर से अपना सिर दीवार में मार रहा था। उसके सिर से खून भी बहने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सागर और अर्जुन की माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गए। डरे हुए तो वो पहले से ही थे। उन्होंने अर्जुन को बेड पर लिटाया। अर्जुन की माँ समझ गई कि ये डॉक्टर की बस की तो ये बात ही नहीं थी। सागर को भी बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर वो शॉर्टकट से नहीं आया होता और अगर उसने अर्जुन की बात मान ली होती तो शायद अर्जुन के साथ ये सब ना हो रहा होता। तभी अर्जुन की माँ ने अपने पति को फोन किया, जो कि शहर में रहते थे, और उन्हें सारी बात बताई। आप जल्दी से घर आ जाइए, हमारा बेटा बहुत खतरे में है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। 1 घंटे में ही अर्जुन के पापा घर पहुंच जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही अर्जुन को एक मंदिर में ले जाया जाता है। वह जैसे ही मंदिर की दहलीज पर पैर रखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उछलने लगता है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन के पापा और सागर मिलकर उसे संभालते हैं और जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वो मंदिर काफी पुराना था और मंदिर के पुजारी जी काफी माना हुआ व्यक्ति थे। तभी मंदिर के पुजारी जी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के पर किसी आत्मा का साया है और वो उनको एक रस्सी देते हैं। अर्जुन के पापा और सागर उस रस्सी से अर्जुन के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे जमीन पर बिठा देते हैं। अर्जुन बुरी तरह से चिल्ला रहा था, हिल रहा था, लेकिन अब वो बंधा हुआ था और खड़ा होकर चल नहीं सकता था। पुजारी जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो अर्जुन पूरे जोर से चिल्लाता है, छोड़ दे पुजारी, वरना तो भी मारा जाएगा, छोड़ दे। आपके बेटे में एक ऐसे आदमी की आत्मा है जो जीवित रहते मंत्र विद्या करता था और इस आदमी की आत्मा ने शमशान घाट से आपके बेटे का पीछा किया है और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब ये आपके बेटे को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुनकर अर्जुन की माँ फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने पुजारी जी से अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। पुजारी जी ने अपने हाथ में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र बोले और अर्जुन पर छिड़क दिया। इससे अर्जुन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और पुजारी जी ने अर्जुन की मम्मी पापा को कुछ दूर आने के लिए कहा। वो उन्हें कुछ बताने वाले थे। आपके बेटे को बचाने का एक ही उपाय है, तुम आज उसके पहने हुए कपड़े को बिना धोए उसे शमशान घाट में ले जाओ और वहां जाकर आग लगा दो। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं इस आत्मा को रोक कर रखूंगा।
हालांकि तुमको ये कार्य आज रात को ही पूरा करना होगा। अर्जुन के पापा और सागर बेहोशी की हालत में ही अर्जुन के पैंट और शर्ट उतार लेते हैं और उस पर एक चादर ढक देते हैं। इसके बाद अर्जुन की मम्मी और पापा उसके कपड़े लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और अर्जुन के मम्मी पापा को भी वहां पर कई तरह की भयानक चीजें और भयानक आवाजें सुनाई देती है और उन्हें वहां शमशान में कई साए भी दिखाई देते हैं। लेकिन पुजारी जी ने उनके गले में एक माला डाल दी थी, जिससे कोई बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, ना ही छू सकती थी। उनके आसपास काले साए उड़ रहे थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वहां जाकर वो उस कपड़े को आग लगा देते हैं। कई लोगों के भूत आत्माएं आकर उनके कान में चिल्ला रही थी, कोई रो रही थी, कोई तो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उनके गले में पहनी माला से उनकी रक्षा हो रही थी। वहां दूसरी ओर अर्जुन को होश आ गया था और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन पुजारी जी ने उसको कंट्रोल में किया हुआ था। जैसे ही कपड़ों को आग लगती है, वैसे ही अर्जुन चीखें मारता है और उसकी रस्सियां भी अपने आप ही जोर से टूट जाती है और अर्जुन के शरीर से एक काली परछाई निकलकर उड़ती हुई दिखाई देती है और वो साया अचानक से गायब हो जाता है। तभी फिर से अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है और अब अर्जुन के शरीर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई थी और वापस शमशान घाट में पहुंच गई थी। इन सब के कुछ देर बाद अर्जुन के मम्मी पापा भी वापस आ जाते हैं और पुजारी जी से बात करके उन्हें पता चलता है कि अब अर्जुन के शरीर से वो साया निकल चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।